कि वहाँ के खेत से, खलिहान से जो भाषा आ रही है, और उसमें क्या है, जब कोई कवि अपने खेत खलिहान की बात करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने देश को, अपनी चीज़ों को आप इतना पसंद करते हैं कि उसकी चर्चा करते हैं, और वो आपकी कविता में, आपकी भावना में वह जो चीज़ें हैं, वो क्या हैं, जीवित हैं। तो जो अब इसकी तरह तुम ये पढ़ोगी क्यों नहीं करने से फिर मुझे उसमें जाना हो। हुँ, पढ़ो नहीं तो फिर हम निकालते हैं। जी मैम, कौन सा पैराग्राफ? अब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। मैं विदा लेता हूँ, मैं विदा जी मैम, ठीक हाँ, है। हम पढ़ते हैं चलो। आगे मुझे मुझे मिल मिल गए हाँ। उसके बाद इसीलिए जो छाती के बाल, जांघों की मछलियाँ, इस तरह के शब्द जो हैं, उनकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को, कविता की को बढ़ाने के लिए कवि अपने जीवन के बारे में कैसे सोचता है कि उसे क्या-क्या काम करने थे। लेकिन क्या है कि वह ये कर नहीं पा रहा है। यानी कि समय और चीज़ें इतनी मुश्किलों से भरी हुई हैं। फिर वो लिखते हैं कि तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी यह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती। तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त कविता बहुत ही निःसत्व हो गई है ना? आगे लेकिन क्या है, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी हाँ, हाँ, हाँ। कहते हैं कि इस दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। वो कह रहे हैं कि हम सबों को क्या करना, लेकिन स्निग्धता की लपटें उठनी थी, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हथियार की, जबकि हथियारों के नाखून बूढ़ी तरफ बढ़ आए हैं, और जब हर तरह की कविता से पहले हथियार के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस मेरी तरफ चुंबन के लिए बढ़े होठों की गोलाई, धरती के आकार की उपमा देना, या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता है। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे आंग हाँ, यानी कि एक चीजों को, लालसा और आकांक्षाओं को सामान्य आदमी की भांति बयान कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी इतनी उलझी हुई हो गई है, राजनीति इतनी उलझी हुई हो गई है, जो सत्य है और जो उसके करीब जो लोग हैं, या जो अपने ही देश, उनके नाखून इतने पैने हो गए हैं कि जो हमें सोचने नहीं देते हैं, है ना? और इसीलिए पाश कहते हैं कि तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ, है ना? और अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। अब हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते थे। यानी कि ठीक है, दिन में जीवन की आपाधापी रहती है, जीवन में हम व्यसनों में और तमाम तरह की चीजों में डूबे रहते हैं, लेकिन यह हमारी है। और उस रात में भी जब हमें बेचैनी है, यानी कि चैन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीजों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती थी, और उन जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली मेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में।
रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरजती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टिंडों से उतरती कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र न किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे हुए न सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने मुझे कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग के सर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत छोटा छोटा जोड़ कर बना हूँ, और उन सभी चीजों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम, आ रही है। हाँ, असल में देखो, इस कविता में अपनी प्रेमिका को याद अरे करते चुप ना। हुए प्रेमिका से मिलने के लिए जो प्राकृतिक उपादान है और उनका उसको सानिध्य के लिए कवि के मन में क्या है, एक थैंकफुलनेस है, एक धन्यवाद का भाव है, जो उन्हें उनके वक्त को जीने की आजादी देता है और जीने की स्वतंत्रता देता है। कहने का मतलब है, जब यह कोई कवि अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं इन सभी चीजों का, सरसों के फूल का, गन्ने के खेतों का, धान की बालियों का, वो शुक्राना कर रहा है, शुक्रगुजार है कि तुमने मुझे मेरी प्रेमिका के साथ मुझे जीने दिया, मुझे वक्त को, लम्हातों को तुमने बिताने दिया। तो फिर वो कहते हैं कि इस दुनिया को क्या हो गया है, जब ये सारी प्रकृति, सारी सुषमा हमारे हक में है और हमें साथ देती है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है इन सभी चीजों का शुक्रगुजार है। और लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन अब वक्त वो नहीं रह गया है, इसीलिए वो कहते हैं कि प्यार करना, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिनों की कोई कल्पना करें। वो कहते हैं कि प्यार कैसी चीज है। लगता है प्यार हमें हमें क्या करता है, कि हमें और बेहतर बनाता है ना, हमारे दिनों को, हमारे मन को, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि हमें उन सारी दुश्वारियों से, उन सारी बुराइयों से बचाता है और बताता है कि तुम्हारा वजूद है। और इसीलिए यह जो कविता है कि प्यार करना और लड़ सकना, जीने में, जीने पर ईमान ले जाना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, भरना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का सलीका होता है। यानी कि हमें ये फ्रीडम हो कि मैं जब चाहूं तो बारूद की तरह भड़क भी सकता हूँ और तुम्हारी आलिंगन में मैं सिमट भी सकता हूँ। धूप की तरह मैं धरती पर खिल भी सकता हूँ। और वाकई में कहो तो जीने का यह तरीका है। आप इस जीवन में हैं तो आपको इस तरह की आजादी है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया है ना। उन्होंने कहा कि ये जो प्यार करना भी है सबके वश की बात नहीं है, जिन्होंने जिंदगी को नाप तौल करके ही देखा। और एक इसीलिए वो कहते हैं कि जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया है, न कम न अधिक, है ना। क्योंकि प्यार में और जीवन में ऐसा कुछ नहीं चलता है। हम लोग कहते हैं ना कि लिव लाइफ किंग साइज। हाँ, हाँ, लाइफ को किंग साइज में एक राजा की तरह जीना चाहिए, है ना। हमारा स्पैन, हमारा कर्म, हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारा धर्म हमें इतनी आजादी देता है कि हम जिंदगी को बहुत ही सृजनात्मक तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो न हंसी को ही हंस पाते हैं, न रोने को ही ठीक से रो पाते हैं। वो कहते हैं कि जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया। फिर आगे कहते हैं कि जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर ना खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना,
सहम को चीर कर मिलना और विदा लेना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ। कहते हैं कि जो इस होता है, क्योंकि जिंदगी को इस तरह जीने की ताकत सब में नहीं होती है। हर व्यक्ति अपना ऊंचा नीचा और इस तरह की चीजों को देखने लगता है, और इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है कि कुछ भी कह सकना। इसीलिए कहते हैं वो कि तू भूल जाना, तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जवान किया, कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। तो यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। अब इस कविता को देखो, इसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को देखो, और इसकी सेंसुअस, इसके भावों को देखो। कभी जैसे लगता है कि एक बेतरतीब और एक बहुत तीव्रता से मतलब उसमें कोई बंदिशें नहीं है, और वो बहुत ओपन तरीके से, खुले मन से वो कहता है कि यह जीवन जीवन ईश्वर ने इसको दिया। मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपने खेतों से, धानों से, ईख से मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूँ, मैं अपने गांव से प्रेम करता हूँ। और वो कहते हैं कि वो मेरी प्रेमिका, तुम्हें क्या पता कि मैंने। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि प्रेमिका और अपनी मातृभूमि में अंतर नहीं है। ये जो है ना कि मैंने तुम्हें अपने पलकों में रख करके जवान किया, यानी कि वो धरती, मैंने तुम्हें अपनी प्रेमिका की तरह चाहा, मैंने तुम्हें लहलते देखना चाहा, मैंने तुम्हें, यानी कि यह जो कविता है वो धरती को अपनी प्रेमिका के समान, और प्रेमिका और धरती का जो अलगाव है वो यहाँ समाप्त हो गया है। और दोनों की, मैंने तुम्हें पलकों में जवान किया, मैं तुम्हारे नक्शों की धार को बांधता था, और तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, और तुम जीने की इच्छा, और तुम्हारे मोम जैसे बदन को सांचे में ढाला। उसमें सिर्फ प्रेमिका नहीं है, यह धरती भी है, जिसको ढालता है, बांधता है, बीज बोता है, रोपता है, गले लगाता है, जिसके बीच वह जीना चाहता है, वाकई में जिसको, उसको वो फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। यानी उस धरती को इतना प्यार करता है, और कहता है कि लेकिन अब ये लगता है कि ये संभव नहीं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भनक मिल गई है, इनको कहीं ना कहीं ये भाव पैदा हो गया है कि जीना बड़ा मुश्किल है, और मेरे ऊपर इतने सारे लोग लगे हुए हैं। तो यह जो कविता है अपनी धरती के प्रति प्रेम की कविता है, धरती के प्रति भाव की कविता है, और इसी संदर्भ में हम इस कविता को पढ़ें, समझें, तो ये अच्छा होगा। तो पाश की जो कविता है बेसिकली वो धरती से जुड़ी हुई कविता है, अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। उनकी कविता में जो स्त्री आती है वो माँ आती है, वह उनकी प्रेमिका आती है, और तीसरी धरती आती है। और धरती को उन्होंने कभी माँ कहा है, कभी प्रेमिका कहा है, उससे तुलना, यानी कि भावों की तीव्रता अपनी देशस्था के साथ इतनी अधिक है कि वो उससे, मतलब उनके देश प्रेम को, उनके अपने पंजाब प्रेम को, अपनी मातृभूमि के प्रेम को हम समझ सकते हैं। और इसीलिए इनकी कविता की भाषा देखो कि लगता है कि बिल्कुल, मतलब जो जीवन जीने की जो भाषा है वह है। तो इस तरह से इस कविता को हम देखें तो आपको इसका भाव समझ में आएगा। और ये कविता इस रूप में हम इसकी महत्ता को देखें तो हमें पाश की कविता की जो इंटेंसिटी, बार बार जब भी हम पाश को पढ़ाते हैं तो एक समर्पण, डेडिकेशन का भाव, यानी समर्पण का भाव, एक तीव्रता का भाव, और एक प्यार में मर मिटने की जो एक शहादत का भाव होता है कि हम अपने देश पर समर्पित हैं, हम मर मिटेंगे, वह जो भाव है ते मतलब पाश की कविता को महान कविता बनाती है। ठीक है। जी मैम। जी मैम। हेलो बेटू। हाँ, तो जी मैम, मेरे ख्याल अगला से है। थोड़ा थोड़ा कटा, हाँ थोड़ा थोड़ा कटा भी होगा, फिर भी सुनाई दिया होगा क्या? मैम अच्छे से सुनाई दिया, इस बार ज्यादा नहीं कटा था। हाँ हाँ हाँ, असल में देखो बालकनी में खड़े हैं, और ये
पूरा ICSR का हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, तो ठीक है। जी और मैम। कौन सी कविता है? और धर्म कौन दीक्षा सी के लिए कविता विनय है पत्र। बताओ। अच्छा, तो मुझे मुझे लगता है ना, अब कविताएं बस इसी तरह से हैं, लेकिन ये धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र ना बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इसको जानना चाहिए। हम देख लेते हैं, अब इस कविता को निकालते हैं, रुको। धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र है, या धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र ना। जी मैम। हमें लगता है कि इसमें पास की इसमें नहीं है, कविता कोश में ये नहीं है। मैम मैं हम्म, फोटो भेज दूं? देखो हम कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, एक बार देख लेते हैं। या तुम पढ़ो, कविता को पढ़ो, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कविता है, यदि ये पढ़ा देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद, है ना। जी मैम, तो थोड़ा सा मैं पढ़ो पढ़ती हूँ। तो हाँ हाँ। मैम एक्चुअली ना मेरे बगल वाले घर में लड़ाई चल रही है और उनकी आवाज़ बहुत तेज आ रही है रूम में, तो अच्छा, देख। कोई बात नहीं, बोलो ना। धर्म दीक्षा के लिए, है ना, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, यदि हमको भी मिल जाती है तो हम वो करते के लिए विनय पत्र, के लिए विनय, रुको पत्र इसको टाइप कर लेते हैं, कहीं आ जाए। हाँ हाँ, बोलो, तुम कविता पढ़ो, हमें मिल जाएगी तो मिल जाए। बोलो। YouTube पर वैसे धर्म दीक्षा के लिए पत्र पर बहुत अच्छा सारा वो है, जी मैम मैं ठीक है ना, बोलती हूँ लेकिन कि मेरा एक हाँ ही हाँ बेटा बोलो। है धर्म गुरु, आदमी बेचारा सिर हम्म, पर रहा नहीं, तेरे इस तरह गरजने के बाद आदमी हाँ तो मुझे दूर मिल गया दूर है, तक। मेरे तनीषा, मुझे मिल गया जी है, हम मैम। पढ़ते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जी मैम। मेरा एक ही बेटा है धर्म गुरु। ये देखो, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र है। ये जब कविता हमने पढ़ी थी तो ऐसा दृश्य आ गया था कि जैसे एक माँ अपने बेटे को लेके बैठी हुई है और एक आदमी है जो तलवार लिए खड़ा है ना, और वो बेटे का सर धड़ से जुदा करने के लिए बिल्कुल खड़ा है। पूरा वो खालिस्तान के समय का जो पंजाब है उसकी कहानी है। और ये सुनो, सुनने के बाद हम इसके बारे में बताएंगे। हम बताते हैं कि मेरा एक ही बेटा है धर्म गुरु, आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं, यानी कि उसके हस्बैंड की भी, उसके पति की भी हत्या कर दी गई है। तेरे इस तरह गरजने के बाद आदमी तो दूर दूर तक नहीं बचे, अब सिर्फ औरतें हैं। अब सिर्फ औरतों का होना क्या है कि सारे पुरुषों को क्या क्या कर दिया गया, मार दिया गया। या शाकाहारी दो पाए जो उनके लिए अन्न कमाते थे, शाकाहारी दो पाए का मतलब क्या है, मनुष्य जो उसका पति या बेटा या ऐसा घर का कोई भी व्यक्ति जो उन महिलाओं की कद्र करते हुए या अपने परिवार को चलाने के लिए कमाता था, उस सब की तो तुमने क्या की, हत्या कर दी। क्योंकि जो 1984 से पहले का जो पंजाब है, सामान्य लोग वहां जाने से हिचकते थे क्योंकि खालिस्तान और इस तरह की चीजें इतनी अधिक थी। धर्म गुरु तुम सर्व कला संपन्न हो, यानी कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम तो किसी की हत्या कभी भी कर सकते हो। तुम्हारा एक मामूली सा तेवर भी अच्छे खासे परिवारों को बारे में बदल सकता है। बारे में कौन रहता है? वैसे पशु रहते हैं जिनको जिनको हम लोग कसाई बारे में ले जाते हैं काटने के लिए, है ना। हर कोई दूसरे को कुचल कर अपनी गर्दन तीसरे में घुसेड़ता है, लेकिन धर्म गुरु मेरी तो एक ही गर्दन है, मेरे बच्चे की। और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। वो कहती है, माँ कहती है कि मेरा भी सिर को छोड़ दो, लेकिन मेरे अब घर में यदि कोई एक गर्दन है तो वह मेरे बच्चे का है। और मेरा आदमी तो कब का गुजर चुका है, यानी उसकी हत्या कर दी गई है। मैं तुम्हारे बताए हुए इष्ट को ही पूजूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वही पूजूंगी। मैं तुम्हारे पास किए हुए भजन ही गाऊंगी, ठीक है ना। और मैं दूसरे सभी धर्मों को फिजूल कहूंगी, लेकिन धर्मगुरु मेरी एक ही जवान बची है, मेरे बच्चे की। और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। यानी कि ठीक है, तुम जो कहोगे, है ना, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जिस धर्म को, जिस मर्म को
कहोगे कि उसी को मैं पूजूं, यानी कि मेरा अस्तित्व ना भी रहे, मेरी अपनी इच्छाएं ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। ये इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि विनय करती हुई माँ, है ना, कि मैं पहले बहुत पगलाई रही हूँ, अब तक मेरे परिवार का जो धर्म होता था मेरा उस पर कभी ध्यान नहीं गया। यानी मुझे ऐसी आजादी थी कि जो मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे धर्म का, मेरे परिवार का धर्म क्या है, मेरे घर में पूजने, क्योंकि हमें इतनी फ्रीडम थी कि हम उन सारी चीजों को देख सकें और सबको स्वतंत्रता थी। मेरा उस पर कभी ध्यान नहीं गया। मैं परिवार को ही धर्म मानने का कुफ्र करती रही। मैं पगली सुन सुनाकर पति को ही ईश्वर कहती रही हूँ। मेरे जाने तो घर के लोगों की मुस्कुराहट और त्योरी ही स्वर्ग नरक रहे। मैं शायद कलयुग की बीट थी धर्मगुरु, है ना। वो कहते हैं कि मैं एक स्त्री होने के नाते मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे ही मेरे धर्म थे। उनका उठना बैठना, उनका स्वाद विस्वाद ही मेरा धर्म था। मैंने तो कभी इस तरह के धर्म की सोची भी नहीं जिस धर्म की बात तुम करते हो। और हमारे घर की खुशी ही हमारा धर्म थी। हमारे घर के लोग ही, उनकी इच्छाएं अनिच्छाएं ही एक माँ का धर्म होता है ना। और कहते हैं कि शायद तुम्हारी नजर में मैं इस कलयुग की बीट थी जो उच्छिष्ट, यानी कि चिड़िया का बीट होता है ना, कि मैं उच्छिष्ट थी। मैंने तो अपने आप को कभी माना ही नहीं। तुम्हारी गरज से उठी धर्म की जयकार से मेरे से बिल्कुल उड़ गया है कुफ्र का कोहरा। मुझे मुझ मुई का अब कोई अपना सच न दिखेगा। मैं तेरे सच को ही इकलौता सच माना करूंगी। मैं औरत बिचारी तेरे जाबाज शिष्यों के सामने हूँ भी क्या। किसी भी उम्र में तेरी तलवार से कम खूबसूरत रही हूँ। किसी भी रौ में तेरे जलाल से फीकी रही हूँ। मैं तो थी ही नहीं, बस तुम ही तुम हो धर्मगुरु। कहते हैं कि तुमने जिस तरह की चीजें क्रिएट की है, जो तुमने बनाया है, तुम्हारे तलवार और तुम्हारे जो ये चेले और गुंडे हैं, उनको देख करके तो मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में कभी थी ही नहीं। मुझे प्रतीत ही नहीं होता है कि कभी हमने उन दिनों को जिया है। मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु। वैसे अगर साथ भी होते ये वे तुम्हारा कुछ न कर सकते थे। तेरे बारूद में ईश्वरीय सुगंध है। तेरे बारूद रातों को रौनक बांटता है। मैं तुम्हारी आस्तिक गोली को अर्ध दिया करूंगी। वो कहते कि तुम्हारे बारूद में क्या है, ईश्वरीय सुगंध है। ये सब क्या है, व्यंग्य है कि ठीक है, बस तुम बख्श दो मेरे बेटे को। मैं तुम्हारे, तुम जो कहोगे वो मैं कहने के लिए, जब व्यक्ति की अपनी इच्छा अनिच्छा आशा आकांक्षा सारी मर जाती है, या इस तरह की सत्ता का उस पर पहरा हो जाता है कि उसकी सारी स्वतंत्रता भंग हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आस्तिक गोली को अर्ध दिया करा क्या करूंगी। यानी तुम जिसे आस्तिक कहते हो उसी में अर्थ दूंगी। मैं किसी ईश्वर सूरज चांद सितारे को नहीं कहूंगी, मैं किसी भगवान को नहीं पूजूंगी। तुम्हारा कहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी कि मैं घुटना, देखो व्यक्ति की व्यवस्था क्या है कि जब वह किसी के सामने घुटना टेके, घुटना टेक देना विजय का होना नहीं है। घुटने के टेक देना का उस विजय की, उस व्यक्ति की लानत है कि जिसने इस तरह से लोगों को मजबूर किया कि तुम घुटने को टेको। और अंत में कहती है कि मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु, और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब पाश यह कविता लिख रहे हैं, जब भिंडरा वाले और पूरा वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार, तुम लोग कभी देख लेना। खालिस्तान क्या था कि खालिस्तान पाकिस्तान के साथ मिल करके एक अलग राज्य, एक अलग देश बनाना चाहता था और भारत से अलग होना चाहता था। और इंदिरा गांधी जो थी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल, क्योंकि ये देश में रह करके गद्दारी हुई ना कि आप, और इसलिए आप पूरी जनता को क्या कर रहे हैं कि आप उसको संगीन के साए में रख रहे हैं, बंदूक की नोक पर रख रहे हैं, डरा रहे हैं, आप हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तुम सपोर्ट करो, तुम ये करो वो करो। और वो बेचारे ना खेती कर पा रहे हैं, न जीवन को जी रहे हैं। और यह जो भय है, और यह जो थे वो बिल्कुल उसके खालिस्तान के खिलाफ थे। और खालिस्तानियों को ये लगता था, इसीलिए बहुत ही कम उम्र में इनकी हत्या भी कर दी गई। अब जिसका
बिल्कुल ये आइडियल पर्सन कौन हो, जिसका हमारे किसकी हत्या, कौन इनके आइडियल है, कौन इनके आदर्श हैं, बताओ। हेलो। मैम किसके आइडल पूछ रही हैं आप? ये जो ये खालिस्तान का पूरा गैंग है। पास के नहीं, पास के आदर्श कौन है, कौन क्रांतिकारी है? मैम भगत सिंह। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि जिसके आदर्श भगत सिंह हो, जो देश को बिकने न देना, टूटने न देना, जो देश की आजादी के लिए जिसने जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, तो एग्जैक्टली पाश की भी वही स्थिति है। अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, यानी अपने पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पंजाब का टुकड़ा हो और खालिस्तानी हम पर हावी हों और इस तरह से अलग राज्य का डिमांड करें। तो इस तरह से वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाते हैं और अंत में हत्या के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग पाश की इस क्रांतिकारिता को समय समय पर उछालते रहते हैं, देश में जो समकालीन ये है सत्ता है उसके खिलाफ। हालांकि यदि हम देखें तो पाश की जो कविता है उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसके खिलाफ है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने देश का टुकड़ा नहीं चाहता है। इस तरह से हम देखें तो वो राष्ट्रवादी कवि है। लेकिन बाद के जो वामपंथी बहुत सारे आलोचक आए, उन्होंने उन्हीं की कविता को अपनी सत्ता पर, अपने देश की सत्ता पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और एक निगेटिविटी पाश के खिलाफ क्रिएट की कि उसको तत्कालीन सत्ता ये करे कि उसके साथ कि उसके खिलाफ लिखा गया है और उनको अपना कवि बनाने की बात करने लगे। तो ये अक्सर चलता रहता है। जैसे कि हमने मुक्ति बोध को पढ़ा, तो मुक्ति बोध को पढ़ते हुए लगा कि अपने देश की संस्कृति की परंपरा की इतनी गहरी समझ किसी में भी नहीं है और इसीलिए वामपंथियों ने लपक करके उनको क्या किया कि कहा कि ये सारे मार्क्सिस्ट हैं और देश के खिलाफ लिखते हैं। जबकि उनकी रचनाओं की गहनता को पकड़ोगी, समझोगी, तब पता चलेगा कि वो कितना महान और गंभीर कवि है जो देश के लिए चिंता करता है। पाश का भी यही हाल है। कुछ आलोचकों ने मिल करके अपना कवि अपना कवि अपना कवि और वामपंथी बना दिया और उसको समय समय पर उनकी कविता का इस्तेमाल उस तरह से करते रहते हैं। लेकिन देखो वो अपने देश के लिए, समाज के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही गहन और गंभीर कवि हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब जी क्लास मैम। को हम समाप्त करना चाहिए और इन कविताओं को बार बार कई बार तुम लोग पढ़ो। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो सबका अटेंडेंस ग्रुप में भेज दो कि ये जी पता रहे, मैम। मेन ग्रुप में भेज दो ताकि सबको पता रहे कि हाँ आज क्लास चली और हमने लिया। तो पास में मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ पढ़ाने की जरूरत है और अब हम एक बार है वदन को टच कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है मैम। जी मैम। हाँ, है वदन को या वरवर राव को। वरवर राव खुद पढ़ो, तुम लोग इतनी भी कठिन कवि नहीं है तो वो तो घोषित रूप से वामपंथी हैं और देश में जो तत्कालीन सत्ता है उसके खिलाफ लिखते रहे हैं और अभी वो क्या है, जेल में बंद है। मैम तो वैसे थोड़ा सा पास पास में एक कविता और रह गई है, सबसे खतरनाक। हाँ, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मर ठीक है, जाना इसको है। पढ़ लेंगे। हाँ, ये कविता जिस रेफरेंस मैम में हमने पढ़ा दिया समझाया है ना, आपने। हाँ मैम पढ़ाई हाँ थी। संदर्भ कविता वही हमने है। पढ़ा दिया था एक क्लास। हाँ, क्लास में पढ़ाया भी था और इसी संदर्भ में इस कविता को भी समझो कि ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा बात का है जब हमारे सपने भी मर जाएं, है ना। हमारे सपने मर जाने का मतलब ही है हमारी इच्छाओं का मर जाना, हमारी कल्पनाओं का मर जाना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी संदर्भ में देखेंगे कि जीवन जीने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की जो सहूलियत है, जो सामान्य व्यक्ति की इच्छाएं हैं, उसका दमन नहीं होना चाहिए। जब उसका दमन होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे सपने को मारा जा रहा है और वह सत्ता भी बहुत दिनों तक टिकती नहीं है।
ठीक है? जी तो मैम। इस अर्थ में जी पढ़ो। मैम। और हमने तो शुरुआत ही इस कविता से की थी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही प्रिय कविता है। बल्कि पाश एक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कविता को पोस्टर का आकार दे करके विभिन्न जो छात्र आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन है उसमें उसका सहारा लिया जाता है। और खास करके इस पंक्ति का तो सबसे अधिक, कि बहुत खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और ऐसे करके कुछ। तो हुँ। इन सब चीजों को देखो, और कोई दिक्कत होगी, मुझे लगता है पास्ट से हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अब पास्ट को जी तुम लोगों मैम। ने पढ़ लिया है, कम से कम 3-4 क्लासेस हो गई हैं। थोड़ा सा प्रीफेस जो है पास्ट की कविता का, उसको बार बार, क्योंकि चमन लाल का प्रीफेस है, केदारनाथ सिंह ने उस पर लिखा हुआ है, तो सबको आप पढ़िए कि एक किसी भाषा का कवि अखिल भारतीय रूप में पढ़ा जा रहा है भारत के विश्वविद्यालयों में। तो इसीलिए भाषा कोई मायने नहीं रखती है, आप लिखते क्या हैं ये मायने रहता है। आपका तरीका, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े अमेरिका और इंग्लैंड की बात लिखें। हम पंजाब के एक तलवंडी सलेम जहाँ के ये थे, तलवंडी सलेम नामक जगह के थे, और इसीलिए वो वहाँ की भी कविता लिखते हैं। वो कविता वहाँ की होते हुए भी ग्लोबल है और मनुष्य की कविता बन जाती है। इसीलिए इसको इस रूप में हम पढ़ें और उसी तरह से व्याख्या करें। ठीक है बेटा? तो अब जी अगली मैम। जो है वदन पर हम लेंगे। और है वदन को थोड़ा तुम लोग 2 बार 4 बार पढ़ लो, प्रश्न सबको एकत्रित कर लो, मुझे ग्रुप में भेज दो, फिर उस पर हम एक साथ चर्चा